हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है और यही वेपर्स फिर लिक्विड पर प्रेशर क्रिएट कर देती हैं और इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आज हम लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। Liquid solutions are formed when solvent is a liquid. The solute can be a gas, a liquid or a solid. तो लिक्विड सॉल्यूशन हमें कब मिलते हैं? जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होता है एंड हमारा सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है, मगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए अगर हमें लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो। Solutions of gases in liquid have already been discussed in section 2.3.2. तो ऐसे सॉल्यूशन जो गैसेस एंड लिक्विड से मिलकर बने होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। In this section we shall discuss the solutions of liquids and solids in a liquid. तो यहाँ पर हम ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिनमें लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व होता है या लिक्विड में सॉलिड्स डिसॉल्व होता है। ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा मगर सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ऐसे सॉल्यूशन में एक या एक से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ये वही कंपाउंड होते हैं जिनको हम रूम टेम्परेचर पर अगर रख दें तो ये वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं वो ज्यादातर वोलेटाइल होते हैं, मगर वाटर क्या है? वोलेटाइल है नहीं, क्योंकि अगर हम उसे रूम में रख दें, रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वो वेपर्स में चेंज नहीं होता। अगर उसे वेपर्स में चेंज करना है तो उसको हीट देनी पड़ेगी, तो इसलिए वो वोलेटाइल नहीं है, मगर ज्यादातर लिक्विड सॉल्वेंट वोलेटाइल ही होते हैं। द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल। एंड जो सॉल्यूट हम उसमें मिक्स करते हैं वो वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। We shall discuss the property of only binary solution. तो यहाँ पर हम ओनली बाइनरी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? दैट इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स। तो बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर में शुगर को ऐड कर दिया और दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना दिया। तो दो चीजों को मिला के सॉल्यूशन बनाया तो इसको बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। तो ऐसे ही बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। कौन से बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं? नेमली द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड दूसरा है सॉलिड्स इन लिक्विड। तो पहले हम ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिनमें हमने दो लिक्विड को मिक्स किया होगा, लिक्विड में ही लिक्विड को मिक्स किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर ले लिया और उसमें मैंने अल्कोहल को मिक्स कर दिया, तो अल्कोहल भी लिक्विड है एंड वाटर भी लिक्विड है, तो दोनों को मिक्स कर देंगे तो लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। दूसरा, सॉलिड्स इन लिक्विड। जब हम लिक्विड में किसी सॉलिड को, जैसे शुगर को, तो मैंने वाटर में शुगर को ऐड कर दिया तो सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम लिक्विड इन लिक्विड के बारे में बात करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अब हम ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया है। लेट अस कंसीडर द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स एंड डिनोट द टू कंपोनेंट एज कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो हमने क्या किया है? कंपोनेंट 1 लिया है एंड कंपोनेंट 2 लिया है, दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया है और फिर इसको ऊपर से बंद कर दिया है। तो दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, तो वोलेटाइल हैं तो दोनों ही कंपोनेंट यहाँ पर वेपर्स का फॉर्मेशन करेंगे और फिर कुछ देर बाद ये वेपर्स फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। फिर उतने ही पार्टिकल लिक्विड के वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, फिर उतने ही पार्टिकल वेपर्स के लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो
वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना एंड लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ सेम स्पीड से होने लगेंगे और ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ चुका है। इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, टू कंपोनेंट को लिया था, दोनों ही वोलेटाइल थे और दोनों ने वेपर्स का फॉर्मेशन किया। व्हेन टेकन इन ए क्लोज वेसल, और हमने उस वेसल को बंद कर दिया था। बोथ द कंपोनेंट वुड इवेपोरेट, और दोनों ही कंपोनेंट्स ने वेपर का फॉर्मेशन किया। द इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टेब्लिश। तो मैंने अभी बताया था इक्विलिब्रियम आ गया किसके बीच में, वेपर फेज के बीच में एंड लिक्विड फेज के बीच में। Let us total vapor pressure at this stage be P total and P1 and P2 with the partial pressure of the components 1 and 2 respectively। तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर था उसको P टोटल कहेंगे एंड जो दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, उनके प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहेंगे। देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ क्या किया, हमने दो कंपोनेंट को मिक्स किया था, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो कंपोनेंट 1 ने कुछ वेपर्स फॉर्मेशन की होंगी यहाँ पर एंड कंपोनेंट 2 ने भी कुछ वेपर्स बनाई होंगी। कंपोनेंट 1 ने जो वेपर्स बनाई थी उन वेपर्स ने कुछ प्रेशर क्रिएट किया होगा, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। क्योंकि अकेले ने जो प्रेशर क्रिएट किया है, अकेले कंपोनेंट 1 ने जो प्रेशर क्रिएट किया है उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 कहेंगे। एंड जो कंपोनेंट 2 है उसने भी कुछ वेपर्स बनाई होंगी, तो वो वेपर्स भी कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगी, तो उसके प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। तो पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का अकेले ने जो प्रेशर क्रिएट किया है उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट 1 के पार्शियल प्रेशर को P1 बोला है एंड कंपोनेंट 2 के पार्शियल प्रेशर को P2 कहा है एंड जो टोटल प्रेशर है उसको P टोटल कहा है। ठीक है, ओके। दीज पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 ऑफ द टू कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट 1 का एंड कंपोनेंट 2 का, ये कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। कैसे, ये देखिए इस सॉल्यूशन में हमने टू कंपोनेंट को मिक्स किया था, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। जो कंपोनेंट 2 के, अगर इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मीन्स अगर कंपोनेंट 1 का अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ पर कंपोनेंट 1 की वेपर्स ज्यादा बनेंगी और उसका प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। और अगर कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, अगर कंपोनेंट 2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पर कंपोनेंट 2 की वेपर्स ज्यादा बनेंगी एंड फिर कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ये कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। एंड ये बात बताई थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था राउल, फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइज मार्टे राउल्स इन 1886 गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो किसने, राउल्ट ने मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्ट्स लॉ, और इसी रिलेशनशिप को राउल्ट्स लॉ कहते हैं, which states that for a solution of volatile liquid, partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. Thus for component 1, तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके हिसाब से P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। तो P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन x1 के। मोल फ्रैक्शन को, कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन को x1 से डिनोट किया है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के P01 एक कांस्टेंट आ गया, where P01 is the vapor pressure of pure component 1 at the same temperature। तो P01 क्या है यहाँ पर,
प्योर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर। कहने का मतलब जब सॉल्यूशन में अकेला प्योर कंपोनेंट होता तब वो कितना वेपर प्रेशर क्रिएट करता, उसको P01 से डिनोट किया है। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2 P2 इक्वल टू P20x2। ऐसे ही कंपोनेंट 2 के लिए भी पार्शियल प्रेशर P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, उसके मोल फ्रैक्शन x2 के। ओके, where P02 represent the vapor pressure of the pure component 2। यहाँ पर P02 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर कंपोनेंट 2 के वेपर प्रेशर को। मीन्स जब कंपोनेंट 2 अकेला प्रेजेंट होता है तब वो जितना प्रेशर क्रिएट करता है उसको P02 से डिनोट किया है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर P total over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the component of the solution and is given as P total equal to P1 plus P2। तो डाल्टन्स के लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन के ऊपर वो किसके इक्वल होता है, जितने भी कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उसके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने कितने कंपोनेंट मिक्स किए हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 के पार्शियल प्रेशर P1 एंड P2 के बराबर हो गया टोटल प्रेशर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 वी गेट। तो P1 एंड P2 की वैल्यू, यहाँ पर P1 एंड P2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो P2 की वैल्यू तो ये रही P2 इक्वल टू P02x2। ऐसे ही P1 की दे रखी है यहाँ पर, ये रही P1 इक्वल टू P01x1। तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो P1 की वैल्यू कितनी है x1 P01 प्लस P2 की x2 P02। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ ये कैसे आया। तो हमें पहले से ही पता है कि सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं अगर उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए तो उसका सम 1 आता है। तो हमारे सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 दो कंपोनेंट प्रेजेंट थे तो दोनों के मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे 1 में से x2 को माइनस करके। तो 1 माइनस x2 क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई x1 की। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन थी x1 P01 प्लस x2 P02। यहाँ पर हम x1 की जगह ये वैल्यू रख देंगे 1 माइनस x2। तो 1 माइनस x2 और P01 की जगह P01 प्लस x2 P02। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो P01 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो P01 आया माइनस P01 x2। तो x2 P01 ये आ गया प्लस x2 P02 पहले से ही था। ओके, अब यहाँ पर हम P01 लिख लेंगे यहाँ माइनस। अब इस वाली इक्वेशन में हम x2 को कॉमन ले लेंगे तो x2 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या P01 प्लस P02। तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई। तो यहाँ पर भी देखिए वही आया है P01 प्लस P02 माइनस P01 x2। तो ये वाली हमें इक्वेशन मिल गई। अब हमें इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन